Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 11वीं चैप्टर से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो उसमें इससे पहले हमने आपको जो बताया था रिएक्टर प्लांट से रिलेटेड इन टॉपिकों के बारे में बताया था। अब बात करने वाले हैं देखिए एक अलग टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ऊष्मधारिता। ठीक है, तो ऊष्मधारिता देखिए एक ऐसी क्वांटिटी से मतलब है वो देखिए धारिता का तो मतलब आप सब जानते हैं, धारिता से मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, यानी उसके अंदर कितनी चीज मात्रा उपस्थित है किसी चीज की, किसकी मात्रा है वो डिपेंड करता है उसके लिखे हुए आगे नाम पर। यानी ऊष्मा धारण करने की क्षमता, कितनी ऊष्मा रख सकती है अपने अंदर कोई वस्तु, वो कहलाती है ऊष्मा धारिता। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें तो किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आप देते हैं, जो आप ऊष्मा खर्च करते हैं, जो भी ऊष्मा का वहाँ जो एब्जॉर्बेशन होगा, जो वस्तु को ग्रहण करेगी अपने अंदर, वो कहलाती है पदार्थ की ऊष्माधारिता। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं H से, सूत्र होता है Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, मात्रा आप इसी से निकालेंगे जूल पर डिग्री सेल्सियस। एक बार और, ऊष्मा का मतलब होता है, देखिए ऊष्मा का मतलब तो आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। धारिता का मतलब ग्रहण कितनी की गई है, कितनी उसके अंदर उपस्थित मात्रा है। तो ऊष्मा धारिता मतलब ऊष्मा की किसी वस्तु के अंदर कितनी ग्रहण की गई है किसी वस्तु के द्वारा, कितनी उसके अंदर क्षमता है कि वो उसको रख सकती है अपने अंदर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसी वस्तु के पदार्थ का, ठीक है, मान लिया ऐसा मान के चलिए एक वस्तु है काफी बड़ी, उसका कैपिटल एम द्रव्यमान है, तो पूरे इस द्रव्यमान का जो कोई वस्तु है इसके संपूर्ण द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जो आप ऊष्मा खर्च करते हैं वो कहलाती है ऊष्मा धारिता। ठीक है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता कि हाँ अगर आप हर तरह के पदार्थ का क्या करते हैं, अगर आप एक जो ये भाग होता है आप इस तरह से करें तो वो जरूर नहीं कि जैसे मान लिया आप एक ऐसा मान के चलिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान लिया आपने अलग अलग तरह की गैसों का या अलग अलग तरह के पदार्थों का, जब आपने इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया गया, ठीक है, तो हर तरह के पदार्थ के लिए क्या हुआ, एक अलग अलग मात्रा की जरूरत हुई ऊष्मा की। ठीक है, इसी वजह से एक नई क्वांटिटी सामने आई जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ये क्या है देखिए, तो इस क्योंकि अलग अलग पदार्थ की मात्रा के अकॉर्डिंग इसकी बात की गई थी, इसलिए इसको एक फिक्स द्रव्यमान के लिए बात किया गया कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान यानी एकांक द्रव्यमान का यदि जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है कितना 1 डिग्री सेल्सियस, तो एक किलो द्रव्यमान मान लीजिए या एकांक द्रव्यमान मान लीजिए आप, उसका टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो जितनी ऊष्मा आप खर्च करते हैं वही कहलाती है स्पेसिफिक हीट। इसको स्मॉल एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल एस से, और इस एच को कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है स्पेसिफिक हीट। अब देखिए एच अपॉन एम एकांक द्रव्यमान की ऊष्मा के लिए आ जाता है एच अपॉन एम। एच का आपको सूत्र पता है क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो आप यहां से उसका सूत्र भी और निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी क्लियर हो गया। तो विशिष्ट ऊष्मा में ऊष्माधारिता में क्या अंतर है, ये संपूर्ण पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाने के लिए है, और ये उस पदार्थ के केवल एकांक द्रव्यमान का ताप बढ़ाने के लिए यूज की गई होती है। एक नेक्स्ट और होती है, देखिए यही एक होती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो जहां आप एक एकांक द्रव्यमान बोल रहे हैं वहां 1 मोल के लिए बोला जाता है। बस 1 मोल के लिए किसी वस्तु के जो या गैसों का जो 1 मोल होता है उसका 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो कितनी ऊष्मा से बढ़ाया जाएगा, वो ऊष्मा कहलाएगी मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, क्लियर। तो अलग अलग समझ के चलेगा। देखिए ये टोटल द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है,
यहाँ एकांक द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, यहाँ 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है टेम्परेचर। गुप्त ऊष्मा क्या है देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है और इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और ये विशिष्ट ऊष्मा, ये दोनों ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो गुप्त ऊष्मा क्या है देखिए, लेटेंट हीट। इसका मतलब होता है, देखिए आपने 3 तरह के पदार्थ पढ़े, ठोस, द्रव, गैस। मैटर जो होते हैं, द्रव्य जो होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब यदि ठोस से द्रव में बदलना हो, द्रव से गैस में बदलना हो, ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन होता है, यानी पदार्थ पहले ठोस अवस्था में था, फिर द्रव में गया, फिर गैस में गया, या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे किस में चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं, बिना द्रव में बदले, जिसको हम ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया बोलते हैं। जब कपूर का आपने एग्जाम्पल पढ़ रखा है 9th में, ठीक है। तो इस तरह के आंसर भी आपने पढ़े हैं क्वेश्चन भी। तो यहीं से बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की जरूरत क्या थी, क्यों लेटेंट हीट उत्पन्न हुई? देखिए, जब अवस्था परिवर्तन होती थी तो क्या होता था, हम टेम्परेचर जो ऊष्मा देते रहते थे, लेकिन टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो उस टाइम जो ऊष्मा होती थी वो कहाँ जाती थी, वो अवस्था परिवर्तन करने में चली जाती थी। तो एकांक द्रव्यमान का, मान लिया 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, ठीक है, तो एकांक द्रव्यमान का अवस्था परिवर्तन करने के लिए, यानी कोई आपने वस्तु ले रखी है, कोई पदार्थ ले रखा है, और उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का आपको अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई है, वो कहलाती है गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा, यानी अवस्था परिवर्तन किसका? 1 किलोग्राम भाग का 1, ठीक है, 1 किलोग्राम भाग का जब अवस्था परिवर्तन किया जाता है तो उस टाइम जो ऊष्मा आप देते हैं, जो खर्च करते हैं, वो कहलाती है गुप्त ऊष्मा, ठीक है। देखिए, तीनों चीज लाइन से लिखी होती हैं। 2 तरह की गुप्त ऊष्मा होती है, एक गलन की, एक वाष्पन की। एक गलन की, एक फ्यूजन की, एक वेपोराइजेशन की। तो लेटेंट हीट 2 टाइप्स होते हैं लेटेंट हीट के, एक फ्यूजन, एक वेपोराइजेशन, ठीक है। तो गलन में क्या होता है, देखिए, गलने का मतलब है ठोस पदार्थ का पिघलना, और बाष्पीकरण का, यानी बाष्पन का मतलब क्या होता है, द्रव का गैस के रूप में, यानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होना। तो वही चीजें गलन की कब होगी, जब 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ का या एकांक द्रव्यमान, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को आप किस में बदल रहे हैं, द्रव में बदल रहे हैं। तो जो ऊष्मा चाहिए होगी वो कहलाएगी गलन की गुप्त ऊष्मा। ऐसे ही एकांक द्रव के एकांक द्रव्यमान को आप किस में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं, तो जो ऊष्मा चाहिए होगी वो होगी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो 2 तरह की होती है, ठीक है। जल के लिए ये होती है 80 कैलोरी की समथिंग, 80 कैलोरी पर ग्राम के समथिंग होती है, ठीक है। और ये समझ के चलिए, देखिए, एक क्वेश्चन था, आपको ध्यान होगा कि जो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का जल होता है, वो उबलता हुआ, और जो भाप होती है उसी टाइम पे, दोनों में किससे जलने में ज़्यादा जलन होती है? तो ज़्यादा जलन होती है जलने में भाप से, जो वाष्प होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है वो 540 कैलोरी पर ग्राम अधिक होती है जल की गुप्त ऊष्मा से, ठीक है, लगभग इतनी अधिक होती है। तो इसलिए, क्योंकि उसकी जो गुप्त ऊष्मा है, वाष्प यानी भाप की जो गुप्त ऊष्मा है, वो अधिक होती है जल की गुप्त ऊष्मा की अपेक्षा, इसीलिए भाप से जलना ज़्यादा दर्दनाक होता है, किसकी अपेक्षा? जल की अपेक्षा, ठीक है। तो आज आपके टॉपिक थे ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा के 2 टाइप थे, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ विशिष्ट ऊष्मा साथ हमने एक और पढ़ा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो ये क्या था, पूरे पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा जो होती है वो होती है विशिष्ट ऊष्मा। पदार्थ का केवल एकांक जो द्रव्यमान है उसको बढ़ाने, उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए अगर मोलर आता है, ताप बढ़ाने के लिए मोलर आता है, तो 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए। गुप्त ऊष्मा पदार्थ के एकांक भाग की अवस्था परिवर्तित करने के लिए, यानी एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की मात्रा
गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगर आप ठोस से द्रव में बदल रहे हैं तो गलन की गुप्त ऊष्मा होगी, और अगर द्रव से गैस में बदल रहे हैं तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया सब कुछ। सो जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें।